नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश 360 और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। आइए खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में मुंबई में फंसे प्रवासी लोगों को उनके घर वापस भेजकर एक बार फिर ये साबित किया है कि वो सिर्फ फिल्मी पर्दे के ही नहीं बल्कि वास्तविक जिंदगी के भी हीरो हैं। अमिताभ को सियासत भले ही कभी रास ना आई हो, लेकिन उनकी इस पहल पर अब सियासत शुरू हो गई है। सियासी दल बिग बी की इस नेक पहल से एक दूसरे की सरकारों के मुंह पर तमाचा जड़ने के आरोप लगा रहे हैं, तो ये भी अटकलबाजी लगने लगी है कि बरसों पहले राजनीति से तौबा कर चुके महानायक कहीं फिर से सियासत में सक्रिय तो नहीं होने जा रहे। इलाहाबादी अमिताभ बच्चन को यूं ही सदी का महानायक नहीं कहा जाता। छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग पीढ़ी तक का ये फेवरेट एक्टर फिल्मी पर्दे पर हमेशा नायक की भूमिका अदा करता है, लेकिन साथ ही असल जिंदगी में भी कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है जिसकी वजह से वो रियल हीरो कहलाता है। मुसीबत के मारे हवाई चप्पल पहनने वाले मजदूरों को हवाई जहाज का सफ़र कराकर उनके घर तक पहुंचाने का काम कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि इसी तरह का महानायक ही कर सकता है। इसे सियासी सितम कहें या फिर सियासत की मजबूरी, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने 34 बरस पहले सियासत से तौबा कर ली थी, लेकिन सियासत के कुछ खिलाड़ियों के स्वार्थ की राजनीति है कि उनका पीछा छोड़ने को कतई तैयार नहीं। संगम नगरी के अमिताभ बच्चन ने सितारों की नगरी मुंबई में कोरोना और लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद के लिए संजीदगी दिखाते हुए कुछ हवाई जहाज के इंतजाम क्या कर दिए। सियासी पार्टियां इसमें भी अपना नफा नुकसान तलाशने में जुट गईं। कांग्रेस का कहना है ये केंद्र और योगी सरकार की नाकामी का नतीजा है कि अमिताभ बच्चन को प्रवासियों को भेजने की जद्दोजहद करनी पड़ी। बिल्कुल ये आईना दिखाते हुए तमाचा है कि आप खाली भाषण में कहे थे नंगे पांव जहाज पे घुमाऊंगा, लेकिन घुमाया नहीं। आप बुलेट ट्रेन से अपने लोगों को नहीं भेज पाए बनारस। आप बस पे बैठाल कर बनारस और इलाहाबाद लोगों को नहीं भेज पाए केंद्र की और प्रदेश की सरकार। लेकिन अमिताभ बच्चन ने वह प्रमाणित किया। आपको आईना उत्तर प्रदेश सरकार को भी आईना दिखाया, केंद्र की भी सरकार को आईना दिखाया। 36 साल पहले अमिताभ को सांसद बनाने वाली कांग्रेस ने जब सियासी तीर चलाने शुरू किए तो भला भाजपा पलटवार कैसे न करती। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने ट्वीट कर अमिताभ की दरियादिली की तारीफ कर उनका शुक्रिया अदा किया, तो पार्टी के दूसरे नेता भी एक्टिव हो गए। बात निकली तो फिर प्रियंका गांधी वाड्रा के 1000 बसों तक पहुंच गई। हमारी केंद्र की सरकार जो लगातार लोगों की मदद कर रही है, प्रवासी मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य कर रही है, बहुत सराहनीय काम किया। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार न होने के कारण स्वार्थी दलों ने मिलकर वहां जो सरकार बनाई वो सत्ता के लालच में आकर केवल सरकार में बैठे हुए हैं और उसके अलावा वो लोगों की मदद करने का जो उन्हें काम करना चाहिए था वो काम वो नहीं कर पा रहे हैं। अब महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वहाँ पर आप उसके मुख्य अलायंस हैं, तो वो बसें वहाँ भेजकर क्यों नहीं लोगों को लाने का काम करते हैं। सियासी तीर के साथ ही आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हो गया। अमिताभ बच्चन के सियासत में फिर से सक्रिय होने की संभावनाओं पर कानाफूसी भी शुरू हो गई। सियासत भले ही उन्हें कभी रास न आई हो, 1984 में लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, तो जिस अमर सिंह की वजह से वो समाजवादी पार्टी में सक्रिय हुए और पत्नी जया बच्चन को राज्यसभा भिजवाया। बाद में उसी अमर सिंह ने उनके खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला कि घर के बंद कमरों में टेलीफोन पर हुई बातों के टेप सार्वजनिक करने की धमकियों से भी उन्हें दो चार होना पड़ा। अपने बेमिसाल अभिनय से सदी का महानायक कहलाने वाले अमिताभ बच्चन को सियासत कभी रास नहीं आई। 1984 में वो इलाहाबाद संसदीय सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े। हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे दिग्गज नेता की जमानत जब्त करा दी, लेकिन बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जिस अमर सिंह की वजह से वो समाजवादी पार्टी के करीब आए, बाद में उसी अमर सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन सियासत का सितम देखिए कि वो किसी भी मोड़ पर उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। कोरोना के मुश्किल दौर में जब वह लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वैसे टाइम में भी सियासी पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रही हैं। बहरहाल सदी के महानायक के हवाई जहाज पर भले ही सियासी कोहराम मचा हो, लेकिन उनके सियासत में सक्रिय होने और चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर सभी पार्टियां एकमत हैं। साथ ही उन्हें अपनी पार्टियों से ज्यादा करीब होने का दिखावा करने में भी पीछे नहीं रहना चाहती। वैसे ऐसा करना उनकी दरियादिली नहीं बल्कि सियासी मजबूरी भी है, क्योंकि अमिताभ बच्चन इतना बड़ा नाम है जिसका इस्तेमाल कर मझधार में फंसी अपनी चुनावी नैया को आसानी से पार लगाया जा सकता है। अमिताभ बच्चन जी को
बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मुसीबत के समय में उन्होंने प्रवासी कामगार जो अपने घरों को नहीं लौट पा रहे थे उनकी उन्होंने मदद की। आज अगर अमिताभ बच्चन के अंदर है इलाहाबादी पना तो वो हरवंश राय बच्चन जी के माध्यम से कूट कूट कर उनके अंदर भरा हुआ है। अमिताभ का जन्म उसी संगम नगरी प्रयागराज में हुआ है जिसने देश को कई प्रधानमंत्री दिए हैं। वो शहर जहां की नुमाइंदगी वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में कर चुके हैं। बात अभी सिर्फ हवाओं में और फिजाओं में ही अटकी है, लेकिन महानायक के सियासत में वापसी के ख्याली पुलाव भर से उनके शहर के लोग उत्साहित और रोमांचित हो उठे हैं। उन्हें लगता है कि फिल्मी पर्दे का नायक जब रियल लाइफ में हीरो बनकर फिर काम करेगा तो नकारा हो चुके सिस्टम को वो मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा की फिल्मों के हीरो की तरह अग्निपथ पर चलते हुए चुटकी बजाते ठीक कर देगा। प्रयागराज के लोग 36 साल बाद फिर से उन्हें दिल से लगाने और दिल में बसाने के दावे करने लगे हैं। सदी के महानायक हैं वो, और महानायक होने के साथ गर्व की बात है कि वो हमारे ही प्रयागराज के हैं। तो बिल्कुल दिल के अंदर कहीं ना कहीं अपनत्व की भावना होती है। जहां आदमी जन्म लेता है, जहां उसका रहन सहन होता है, तो वहां से अगर जुड़े लोग अगर किसी परेशानी में है तो अंदर से भावना आती है कि हम अगर कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। तो वही हमारे अमिताभ बच्चन जी ने किया है और हम सबको उन पर गर्व है कि हमारे प्रयागराज के होने के बाद उन्होंने कभी भी कहीं भी किसी स्टेज पे रहते हैं तो प्रयागराज का नाम लेना भूलते नहीं। का प्रयास हमेशा तक जो लोग नीडी लोग हैं, जो ज़रूरतमंद की मदद की जाए। और अमिताभ बच्चन जी की बहुत अच्छी पहल है कि जो प्रवासी लोग, जो यूपी के लोग फंसे हुए थे, जो आजमगढ़ प्रयागराज तमाम फंसे हुए थे, उनको उन्होंने एक विमान के द्वारा भेजा है और भी भेजने का प्रयास कर रहे हैं और भी जहाज़ें आ रही है। तो मैं समझता हूँ ये उनकी बड़ी दरियादिली है। अमिताभ के हवाई जहाज ने भले ही सियासी पारे को गरमाकर कई तरह के सियासी अटकलों को जन्म दिया हो, लेकिन जानकार मानते हैं कि ऐसे संवेदनशील मसलों पर सियासत की बजाय सीख लेने की ज्यादा जरूरत है। जानकारों के मुताबिक अमिताभ बच्चन की पहल को सियासी चश्मे से देखना पूरी तरह से गलत है। वो एक संवेदनशील इंसान है और आम आदमी के दर्द को समझते हैं और हर मुश्किल वक्त में वो लोगों की मदद करते रहते हैं। प्रयागराज से माननीय अमिताभ बच्चन जी यहाँ पे से सांसद भी रहे और मैं उस दौर में भी पत्रकारिता के दौर में मैंने देखा कि उस समय भी वो अति संवेदनशील मानवीय संवेदनाओं पे जिस प्रकार के मुद्दे होते थे हमेशा रहते थे। उस समय भी मेडिकल वैन चलते थे जो जगह जगह जाके गांव से लेकर देहातों तक संसदीय क्षेत्र में जाके गरीब मरीजों का उपचार करती थी। अमिताभ बच्चन ने हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई सफर के जरिए उनके घर तक पहुंचाकर ना तो किसी पार्टी के मुंह पर तमाचा मारा है और ना ही किसी सरकार के मुंह पर, बल्कि उन्होंने उस सिस्टम को आईना दिखाने की कोशिश की है जिसकी ये काम करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन जो अक्सर ही अपनी जिम्मेदारी को पूरा न कर पाने में नाकाम और नकारा साबित होता है। कोरोना की महामारी और लॉकडाउन की बंदिशों में फंसे गरीबों व मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की नहीं बल्कि उन नेताओं की है जो इनके वोट की बदौलत हुकूमत चला रहे हैं। बेशक अमिताभ बच्चन की इस पहल पर सियासी पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हों, एक दूसरे की सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हों, एक दूसरे के मुंह पर तमाचा पड़ने की बात कह रही हों, लेकिन हकीकत यह है कि सदी के महानायक ने किसी पार्टी या किसी सरकार को नहीं बल्कि उस सिस्टम को आईना दिखाने की कोशिश की है जो ऐसे मौक़ों पर अक्सर नाकाम साबित होता है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रावस्ती में गुरुवार को सैकड़ों बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ का बड़ा मामला सामने आया जब बिना सरकारी आदेश के एक प्राथमिक विद्यालय खोल दिया गया। इसके बाद बच्चे बिना मास्क लगाए स्कूल पहुंच गए और सोशल डिस्टेंसिंग से अनजान एक साथ क्लास और स्कूल परिसर में जुट गए। लेकिन न तो प्रिंसिपल के पास इस बात का जवाब था और न ही अधिकारियों को इस बात का पता था कि किसके कहने पर स्कूल खोला गया। सरकारी स्कूल के परिसर में घूम रहे बच्चों की ये तस्वीरें श्रावस्ती जिले की हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार और सरकारी आदेश को ताक पर रखते हुए सरकारी स्कूल को खोल दिया गया। जिसके बाद श्रावस्ती के जमुनहा इलाके में इमलिया क्षेत्र प्राथमिक विद्यालय में सैकड़ों बच्चे कॉपी किताब लेकर आ पहुंचे। श्रावस्ती के जिस स्कूल को बिना सरकारी आदेश के खोल दिया गया उसे कुछ दिन पहले ही कोरोना लॉकडाउन के दौरान वापस लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, लेकिन उसी स्कूल को गुरुवार को खोल दिया गया। जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन जैसे एहतियात से अनजान बच्चे स्कूल पहुंच गए। लेकिन जब स्कूल में मौजूद प्रिंसिपल से इस बारे में सवाल पूछे गए कि बच्चों के साथ ऐसी लापरवाही क्यों की गई, तो प्रिंसिपल साहिबा जवाब देने की बजाय बौखला उठी।
क्यों ले रहे हैं? पहले आप कैमरा बंद करिए, पहले आप कैमरा बंद करिए। बेवजह स्कूल में आके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। आप सर बेवजह मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी सोशल डिस्टेंसिंग मैं इनको दिमाग में हो, पहले आप जाइए। इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके है? लेकिन सरकारी आदेश के बिना स्कूल खोलने का सवाल जब जिले के बीएसए से किया गया तो उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने का कोई आदेश नहीं है, लेकिन खुद बीएसए के पास भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि स्कूल कैसे खुला। ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि स्कूल हम लोग खोले ही नहीं हैं। और यदि ऐसा हुआ है तो संबंधित अध्यापक के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, इसकी जांच कराई ली जाएगी। और जहां तक बात है बच्चों को बुलाने की, तो मेरे संज्ञान में ऐसा अभी नहीं आया है, और यदि आता है तो मैं इस पर जो है कड़ी कार्रवाई करूंगा। अगर टीचर ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है और क्यों बुलाया है बच्चों को। क्या कोई ऐसा आदेश आया है कि स्कूल खोल दिए जाए, बच्चों को बुलाया जाए? नहीं, स्कूल खोलने का कोई आदेश नहीं है। अग्रिम आदेशों तक स्कूल बंद रहेंगे। बीएसए भले ही मामले की जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जब कोरोना की वजह से देश भर के स्कूल बंद हैं, तो किसकी इजाजत पर श्रावस्ती में सरकारी स्कूल को खोलकर सैकड़ों बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इधर अनामिका शुक्ला नाम की महिला के दस्तावेजों के साथ हेरफेर करके कई जिलों में फर्जी टीचर्स की नियुक्ति का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम जसवंत है, जो बीए फेल है और खुद भी फर्जी टीचर बनकर नौकरी कर रहा है और अपने भाई के साथ गिरोह बनाकर पैसे लेकर फर्जी दस्तावेजों के जरिए टीचर्स की नियुक्तियां करवाता था। कासगंज पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स वही शख्स है जिसने गोंडा की अनामिका शुक्ला के दस्तावेजों के जरिए यूपी के कई जिलों के स्कूलों में फर्जी तरीके से शिक्षिकाओं की नियुक्ति करवाई थी। लेकिन फर्जीवाड़े का सूत्रधार बताए जा रहे जसवंत नाम के शख्स को पुलिस ने आखिरकार मैनपुरी से दबोच लिया। कासगंज से एक फर्जी शिक्षिका को गिरफ्तार किया गया था, जो शिक्षिका अनामिका शुक्ला बन के काम कर रही थी, जिसका नाम सुप्रिया था। उसके घर वालों से पूछताछ की गई, उससे पूछताछ की गई थी। उसके क्रम में ये बात पता चली थी कि उसने ये सब काम मैनपुरी के एक रहने वाले युवक राज और उसके भाई इनके माध्यम से कराया था। इस संबंध में जब हमारी टीम आगे काम की तो उन्होंने आज एक उनमें से अभियुक्त, जिसका नाम है जसवंत सिंह सन ऑफ मेहराम सिंह, जो कथित राज लड़का बताया जा रहा था, उसका भाई है, उसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जसवंत नाम के जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो खुद भी फर्जीवाड़े से कन्नौज में बतौर शिक्षक तैनात है, जबकि वो खुद बीए भी पास नहीं है। फर्जीवाड़े के इस रैकेट में जसवंत का एक भाई पुष्पेंद्र भी शामिल है। दोनों भाई फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे और लोगों को सरकारी टीचर की नौकरी दिलवाते थे। दोनों भाई अब तक 20 जिलों में फर्जी शिक्षकों को नौकरी दिलवा चुके हैं, जिसके एवज में मोटी रकम वसूलते थे। पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी मार्कशीट और दस्तावेज बरामद किए हैं। इससे जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा ये बताया गया कि इसने और इसका भाई जो राज उर्फ नीतू उर्फ पुष्पेंद्र, इन दो लोगों ने मिलकर काफ़ी सारी लड़कियों को इस तरीके से अनामिका शुक्ला के नाम पर भर्ती कराने में मदद की है, उनको फर्जी कागजात बनाने में इन्होंने मदद की। पुलिस ने इस मामले में फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड जसवंत के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है और अब कई टीमें गठित करके इस बड़े फर्जीवाड़े में शामिल मास्टरमाइंड के सगे भाई पुष्पेंद्र और उसके बाकी साथियों की तलाश तेज कर दी है। शिक्षा विभाग के अनामिका शुक्ला मामले में कासगंज से गिरफ्तार सुप्रिया जाटव ने पूछताछ में जिस राज नामक शख्स का जिक्र किया, वो राज कोई और नहीं बल्कि फर्जी डिग्री बनाने वाले रैकेट का सबसे बड़ा सरगना पुष्पेंद्र था। पुष्पेंद्र के भाई जसवंत को अब कासगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि जसवंत की गिरफ्तारी के बाद पुष्पेंद्र के बारे में भी कासगंज पुलिस को तमाम अहम सुराग मिले हैं और जिसकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी।
यानी इस अनामिका शुक्ला के मामले में अब तमाम परतों के राज सामने आएंगे और जिस राज की बात राज बनी हुई थी वो राजफाश हो चुका है और ये राज कोई और नहीं जालसाज पुष्पेंद्र है। कासगंज से राकेश प्रताप सिंह के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। अगली खबर आगरा से, जहां पर माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक बड़ा गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जब ये पता चला कि इंटरमीडिएट के 2 परीक्षार्थियों ने एक ही रोल नंबर पर बोर्ड की परीक्षाएं दे दी हैं। ये मामला तब सामने आया जब दोनों परीक्षार्थी लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई प्रैक्टिकल परीक्षा देने एक ही सेंटर पर पहुंचे थे। पूरा मामला देखिए। पहले बेसिक शिक्षा विभाग में घोटाला, अब माध्यमिक शिक्षा विभाग में गड़बड़ी। 2 परीक्षार्थियों को मिला एक ही रोल नंबर, एक छात्र और एक छात्रा ने दे दी परीक्षा। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग पर बट्टा लगाने वाले अनामिका फर्जीवाड़े के बाद अब माध्यमिक शिक्षा विभाग में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आगरा के शाहगंज का ये वही राजकीय इंटर कॉलेज है जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया जिसने माध्यमिक शिक्षा विभाग के कामकाज पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, क्योंकि इस कॉलेज के 2 परीक्षार्थियों ने एक ही रोल नंबर पर 2019-20 की इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षा दे दी। स्टूडेंट्स 2 और रोल नंबर 1। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग का एक और कारनामा सामने आया है। अनामिका प्रकरण इस समय चर्चा में ही चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूपी बोर्ड में 2 ऐसे विद्यार्थी सामने आए हैं जिनका रोल नंबर 1 ही निकला है। दरअसल ये पूरा मामला ऐसे खुला कि जब आगरा के राजकीय इंटर कॉलेज में छूटी हुई विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा कल संपन्न कराई गई और उसी समय एक मेल स्टूडेंट और एक फीमेल स्टूडेंट जब यहाँ अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा देने पहुँचे तो पता चला कि कुलदीप और आरती नाम के दोनों स्टूडेंट्स का रोल नंबर 1 निकला, 0094522। दरअसल आरती और कुलदीप नाम के 2 परीक्षार्थियों ने एक ही रोल नंबर 00943522 पर इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षा दी थी। दोनों ही विज्ञान वर्ग के परीक्षार्थी हैं। कुलदीप ने बाह के हरप्रसाद राजाराम इंटर कॉलेज में परीक्षा दी थी, तो आरती ने पथौली के किशन सिंह इंटर कॉलेज में परीक्षा दी थी। लेकिन इसका पता तब चला जब आरती और कुलदीप प्रैक्टिकल परीक्षा देने राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे। मिस्टेक तो हो ही जाती है, नॉर्मली हो जाती है। ये पहली मिस्टेक नहीं है, हर किसी से हो जाती है। विभाग से हो भी गई है तो उसका सॉल्यूशन होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि 2 अलग अलग स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को आखिर एक ही रोल नंबर कैसे दिए गए। लेकिन अब इस मामले पर आगरा के DIOS का कहना है कि बोर्ड को इस मामले की जानकारी दी जाएगी और जांच के बाद इस चूक को सुधारा जाएगा। यही कहा लोगों ने कि एक ही रोल नंबर 2 लोग प्रैक्टिकल देने आ गए, तो हम कहा इसकी जांच करिए। एक ही रोल नंबर के 2 बच्चे कैसे हो सकते हैं? जब तक इनके मूल अभिलेख देखा नहीं जाएगा तब तक इस पर कोई टिप्पणी किया जाना संभव नहीं। एक रोल नंबर पे 2 परीक्षार्थियों ने अपनी परीक्षा दी और ऐसा अपने आप में एक बहुत ही अचरज भरा ये मामला है। किसी को समझ में नहीं आ रहा ये गलती कहाँ से हुई है। फिलहाल DIOS ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और उनका कहना है कि इस पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है और ये जो पूरी गलती है वो बता रहे हैं तो कि त्रुटिवश हुई है। लेकिन इस तरह का अपने आप में एक अलग हटकर मामला सामने आया है और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं शिक्षा विभाग पर। आगरा से कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मेट्रो लाइन बिछाने को लेकर त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। हरिद्वार से ऋषिकेश और नेपाली फॉर्म से देहरादून तक मेट्रो लाइन बिछाने की हरी झंडी दे दी गई है। वहीं देहरादून शहर में रोपवे बिछाने को भी हरी झंडी मिली है, जबकि हरिद्वार शहर में PRT लाइन बिछाई जाएगी। सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बैठक हुई। इसमें यह फैसला लिया गया कि 2024 तक मेट्रो प्रोजेक्ट का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस पर 11,000 करोड़ का खर्च आएगा। प्रदेश सरकार के मेट्रो प्रोजेक्ट, PRT और रोपवे प्रोजेक्ट अब केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे, जिस पर केंद्र की सहमति मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
2024 तक जो आज की परिस्थिति है, इसमें जो हमारा मेट्रो का काम है, रोपवे का काम तो उससे पहले हो जाएगा, जो मेट्रो का काम है वो मेट्रो का 2024 तक हो जाना चाहिए, फर्स्ट फेज हमारा। लेकिन जो रोपवे है और जो पीआरटी है वो काम तो शुरू होने के 1 साल बाद ही उसका नजर आने लगेगा, वो तो जल्दी है, ये हमने काम किया। लेकिन जो फिलहाल फर्स्ट फेज में हम बना रहे हैं वो लगभग मोटा मोटा मान के तो हरिद्वार से ऋषिकेश और नेपाली फार्म से हरिद्वार, ये लगभग जो हमारा बैठेगा ये बैठेगा 10,989 करोड़। काशीपुर में बच्चों के विवाद में 2 महिलाओं को बुरी तरह से पीटा गया है। कहा जा रहा है कि बच्चों के बीच हुए कहासुनी को लेकर 2 महिलाएं अपने पड़ोसी से बात करने गई थीं। इसी दौरान पड़ोसी को इतना गुस्सा आ गया कि उसे हॉकी से पीटना शुरू कर दिया। महिलाओं पर हॉकी बरसाकर क्या ये दबंग अपनी मर्दानगी दिखा रहा है? भीड़ तमाशा देख रही है और ये दबंग महिलाओं की सरेआम पिटाई कर रहा है। भीड़ में ऐसा कोई शख्स नहीं जो उस दबंग को रोक पाए। क्या ये इस इलाके का गुंडा है जिसके आगे सब बेबस है? बेबस महिलाओं पर इसने हॉकी से कई प्रहार किए। हॉकी के जबरदस्त प्रहार से महिलाओं की चीख निकल गई, मगर इसे रहम नहीं आया। इस गुंडे की हिमाकत देखिए, इसे ना कानून का खौफ है और ना ही समाज का। ये तो बस बेखौफ होकर महिलाओं पर अपना गुस्सा उतार रहा है। काशीपुर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती ये तस्वीरें वाकई शर्मनाक हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों के बीच कुछ विवाद हुआ था और उस विवाद में महिलाएं इस शख्स से मिलने गईं, मगर इसने कुछ सुनने के बजाय हॉकी बरसानी शुरू कर दी। विजयनगर का ये मामला है और इसके बारे में हमें तहरीर भी प्राप्त हुई है। ये विजयनगर की अफरोज जहां द्वारा जो है मुकदमा एक पंजीकृत कराया गया है, जिसमें विजयनगर के ही नदीम और वजीर के ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि उनकी जो बेटी है उनके साथ उन्होंने मारपीट करी है और अभद्र व्यवहार किया है। तो इस सिलसिले में जो है काशीपुर कोतवाली में धारा 323, 354 में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और शीघ्र गिरफ्तारी करी जाएगी। ये तस्वीर वाकई शर्मनाक है। इस गुंडे को कोई रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। मौके पर मौजूद लोग तमाशा देखते रहे, मगर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बेबस और लाचार महिलाओं को इसके चंगुल से छुड़ा कर। काशीपुर से विकास की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बद्रीनाथ धाम की यात्रा शुरू हो गई है, मगर फिलहाल सिर्फ 2 गांव के लोगों को ही धाम में दर्शन की इजाजत है। प्रशासन का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड के निर्देशों के बाद आने वाले समय में और छूट दी जा सकती है। भगवान बद्री के भक्तों के लिए ये पल बेहद खास है। भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। फिलहाल बद्रीधाम में सिर्फ बामड़ी गांव, माणानगर पंचायत बद्रीनाथ के लोगों को ही दर्शन की इजाजत मिली है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुई और समस्त हमारे बामणी हो, माणा हो, सभी लोग प्रसन्न हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मंदिर के गेट पर ही श्रद्धालुओं को सैनिटाइज कराकर एंट्री दी जा रही है। एंट्री के लिए टोकन की व्यवस्था की गई है। बामणी और माणा 2 गांव के जो लोग हैं वो दर्शन के लिए अधिकृत हैं, वही लोग जा पाएंगे और उनके दर्शन के लिए उस क्षेत्र में कोरोना ना फैले, इसके लिए नगर पालिका बद्रीनाथ को निर्देशित किया गया है कि वो प्रॉपर सैनिटाइज करेंगे और एसओ बद्रीनाथ को भी निर्देश किया गया है कि वो जो है क्यू मैनेजमेंट, सोशल डिस्टेंसिंग, इसकी पूरी व्यवस्था वहाँ पे करें। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत है। मंदिर में चहल पहल बढ़ने से मंदिर समिति के लोग भी खुश हैं। हमें अच्छा लगा, कोई मंदिर में आज तक आ नहीं पा रहा था, आज गाइडलाइन मिली, माणा से आए, बामणी से आए और
लोगों ने एक नियम का पालन किया। ये बहुत प्रसन्नता की बात हमको लगी कि यहाँ से और 200 मीटर पर मंदिर से बामणी गांव है, लेकिन गाइडलाइन नहीं थी तो कोई बामणी का आज तक या माणा का 2 किलोमीटर आगे माणा कोई यहाँ दर्शन करने आया नहीं। आज गाइडलाइन मिली। इसके साथ ही नगर पंचायत बद्रीनाथ में रजिस्टर्ड साधुओं को भी एसडीएम एंट्री इजाजत देंगे। आने वाले समय में बद्रीधाम में होटल, प्रसाद की दुकानों और दूसरे व्यवसायों से जुड़े लोगों को भी काम करने की इजाजत मिल सकती है। जोशीमठ से रणजीत सिंह रावत की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इधर रामनगर में कोसी बैराज की बड़ी नहर में एक हिरण फंस गया। मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने बहुत मशक्कत के बाद इस हिरण को आखिरकार रेस्क्यू कर लिया। ये देखिए आप तस्वीरें रामनगर की। नहर में ये हिरण कैसे फंसा हुआ है और उसमें भी उछल कूद कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। बाद में वन विभाग की टीम ने इसे रेस्क्यू कर लिया। इस खबर के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।